नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो राज्य अब चुनावी मोड में आ गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां, तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में दंगल को तैयार हैं। इन सब के बीच में पुड़ैयाहाट से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रेम नंदन मंडल जी, जो किसी अब पहचान के मोहताज नहीं है। पुड़ैयाहाट में इनकी एक अलग पहचान है, एक अलग साख है। शिक्षा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं इन्हें बखूबी जानते हैं। ये झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान भी इन्हें मिल चुका है और पुड़ैयाहाट से चुनावी किस्मत ये आजमाना चाहते हैं। स्वागत है प्रेम नंदन जी आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। चुनावी समर में सभी कूद रहे हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, समाज के कई काम किए हैं, झारखंड आंदोलन में आपकी भूमिका रही है, जेल गए हैं आप शिबू सोरेन के नेतृत्व में, उस वक्त से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे। पुड़ैयाहाट की समस्याओं को किस तरह उठाएंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे मुद्दों को लेकर? पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आप किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जाएंगे, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब से राजनीतिक शुरुआत की है तभी से जनता के मुद्दों को ही उठाने का काम किया है। और अभी जो पुड़ैयाहाट की जो समस्या है, सबसे पहले पुड़ैयाहाट में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोग त्राहिमाम हैं। सबसे पहले उस पर फोकस करना पड़ेगा और जब तक कोई इलाका शांत नहीं रह सकता है तब तक वह इलाका विकसित नहीं हो सकता, ये हम लोगों का मानना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, समस्याएं कई एक है। एजुकेशन के सेक्टर में आप देखेंगे, वो भी पुड़ैयाहाट उस जिला का एजुकेशन का हब कहा जाता है, लेकिन बावजूद वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा साधन नहीं है। वो इलाका किसानों का इलाका है और अभी उस क्षेत्र में किसान के लिए जो होना चाहिए उस तरह से न तो सिंचाई का साधन है न और कोई साधन है, और मुद्दे अनेक हैं। जो आम समस्या है, सड़कों की समस्या, हॉस्पिटल में डॉक्टर की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, कॉलेज स्कूल की समस्या, ये तो आम समस्या है, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से है कि जनता के लिए उस इलाके को शांति प्रिय इलाका बनाना, ये मेन मुद्दा रहेगा हम लोगों का, और किसानों के लिए काम करना। चलिए, अपराध और किसान, ये आपके पास बड़े मुद्दे हैं। 5 साल तक अभी जेएमएम नीति सरकार रही है, तो कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो प्लानिंग की गई होंगी, वो योजनाएं अभी अधर में होंगी या पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो पुड़ैयाहाट में आप लाना चाहेंगे और उन योजनाओं का असर वहाँ की धरती पर दिखेगा, वहाँ धरातल पर दिखेगा? सबसे पहले मैंने कहा, अभी पूर्व में अभी मैंने कहा कि वो इलाका किसानों का इलाका है और अगर हमारे किसान समृद्ध होंगे तो इलाका खुशहाल होगा। बाद बाकी झारखंड सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत ऐसे काम उन्होंने किया है जो काम गिनाने लायक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कई एक तैयार है, वहाँ डिग्री कॉलेज भी हुआ, लेकिन डिग्री कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हुई, लेकिन जिस स्तर पर पढ़ाई शुरू होना चाहिए वो पढ़ाई शुरू नहीं हो पाया। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग बन करके तैयार है, पिछली कैबिनेट में उसको मान्यता भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है, लेकिन वहाँ जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए या पढ़ाई लिखाई शुरू होना चाहिए वो उसमें नहीं हो पाया है। कई ITI के स्कूल बनाए गए तो उनमें भी पढ़ाई शुरुआत नहीं हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग जाएंगे और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा शिक्षा के साथ किसानों के लिए। किसानों की आय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दोगुनी कर देंगे लेकिन अभी तक किसानों की स्थिति वैसी नहीं हुई है। वो इलाका किसानों का इलाका है, उसको खुशहाल करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। तो कोई ऐसी योजना किसानों के लिए, चाहे वो खेतों तक नहर पहुंचाने की बात हो, बारिश की कमी से देखिए झारखंड के कई इलाकों में खेती प्रभावित होती है, तो इसे लेकर कोई एक प्लान आपके जहन में होगा कि अगर सत्ता वापस मिलती है या आप उस इलाके से चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो उसके बाद किस तरह से उस इलाके में के किसान खुशहाल हो, उनकी आय वाकई दोगुनी हो?
वो इलाका है जहाँ नदियाँ हैं, उन नदियों पर छोटे छोटे चेक डैम बना करके हम किसानों के खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं। डीप बोर होल करके आज जैसे सोलर सिस्टम लगाता है लोग, पर्सनली बहुत किसान लगा भी रहे हैं। अगर उस पर सरकार कुछ फोकस करती है, सरकार उस पर पैसा देती है और उस सब्सिडी तो उस योजना में है पहले से, सब्सिडी है, लेकिन उस तरह से या तो हमारे किसान अवेयरनेस भी नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है और उस तरह से उपलब्धता भी नहीं है। अगर वो उपलब्धता हो जाए तो जैसे मान लीजिए 50 एकड़ कहीं है, उस पर जॉइंटली मिल करके वहाँ अगर उस एक लगा दिया जाए तो वो जॉइंट एक फर्म बना करके करवाएं हम लोग काम, तो निश्चित तौर पर वो किसानों के खेतों में पानी जाएगा और यदि पानी मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि किसान स्वयं खेती करेगा भी। और उस इलाके में हम लोग को देखने के लिए मिलता है जहाँ सिंचाई का साधन हुआ है वहाँ किसान बहुत अच्छे तरह से तीनों फसल उपजाते हैं और जब तीनों फसल होगा तो आय दुगुनी होगी। देखिए, झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या पलायन भी रही है। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बहुत शोषण होता है उनका। संताल से भी इसी तरह पलायन, मानव तस्करी की खबरें मिलती रहती हैं। इसे लेकर क्या विजन है आपका? आपका प्रश्न लगभग सही है, लेकिन संथाल पन्ना के स्तर पर और ख़ास करके मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ उस तरह से कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया और न रोजगार के कोई और साधन हैं। पिछली जो सरकार रही, झारखंड बड़ी लंबी लड़ाई के बाद उसके एक छोटा सा अदना सिपाही मैं भी हूँ। मैंने उस लड़ाई में अपना पूरा जवानी दिया है। मैं कई बार जेल भी गया, पुलिस की लाठी खाया हूँ। 23 केस मेरे ऊपर झारखंड आंदोलन का हुआ था। उन सारे केस से गुजरने के बाद झारखंड अलग राज्य तो मिला, लेकिन बड़ी तमन्ना थी दिल के अंदर में कि झारखंड राज्य बनेगा तो ये पंजाब और हरियाणा से भी खुशहाल राज्य होगा। और हम लोग आंदोलन के क्रम में गांव में बताया भी करते थे लोगों को, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वो कसक अभी भी है, वो कसक है। 19 वर्षों तक कमोवेश, 18 वर्ष तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से जो उम्मीद थी यहाँ के लोगों को, आंदोलनकारियों को, उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर पाई। न तो यहाँ कोई उद्योग लगा, न तो किसानों के लिए काम हुआ, न एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, न स्वास्थ्य के सेक्टर में काम हुआ। और जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां कुछ आई भी तो कोई नीति ऐसा नहीं बना कि लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिल सके। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे यहाँ इसी गोड्डा जिला के अंदर में अडानी पावर प्रोजेक्ट लगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री थे हमारे रघुवर दास जी, और रघुवर दास जी के समय में लगा, लेकिन वहाँ नीति ऐसी नहीं बनाई गई। वहाँ जो भी लोग काम करने आए वो फिर बाहर से काम करने आए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने एक नीति लाया कि प्राइवेट कंपनियों में भी 75% नौकरी, 40,000 तक के तनख्वाह वाले लोगों को, स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। उससे कुछ लोग उसमें आए हैं। उस तरह से छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज पर अगर बल दिया जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और हम लोगों का सोच है, चूँकि हम लोग पढ़े भी हैं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, मैंने उसको देखा है, इंडियन इकोनॉमिक्स को समझा है, तो उस आधार पर जब काम सरकार करेगी और हम लोग सुझाव भी देते हैं तो पलायन रुकेगा। और फिर दूसरा रिसोर्स तो यहाँ कुछ है नहीं उस ढंग से, उस अनुरूप होगा तो पलायन रुकेगा और लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे। प्रेम जी, इधर बीजेपी या यूँ कहें एनडीए लगातार सरकार पर हमलावर है। कई मुद्दे हैं उसके पास। घुसपैठ का मुद्दा, संताल में लगातार कोशिश हो रही है कि बीजेपी सेंधमारी वहाँ करे, जो जेएमएम का गढ़ रहा है। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। एग्ज़ाम जो जेएसएस सीजीएल में हुए उसे लेकर भी सरकार पर आरोप लगाते रहे। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों का मौजूदा सरकार चुनावी मैदान में कैसे जवाब देगी? मैं बताऊंगा आपको कि जनता अब सारी चीज़ों को समझ चुकी है। जनता अनपढ़ नहीं है। और आप लोगों का जो ये
सोशल मीडिया चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इस माध्यम से तमाम युवा और ख़ास करके पढ़े लिखे लोग इन बातों को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्षों तक शासन किया और 18 वर्षों तक इतना बड़ा मौका किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला है। और भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आने वाला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं आश्वस्त हूं। लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि कैसे उसका काट आप तैयार करिएगा, बेरोजगारी तो उन्होंने फैलाया। आप प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी, उसका असर आपने देखा है। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल भी चलते हैं। मैं बच्चों की कॉपी उस तरह नहीं जांचता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने जेपीएससी की कॉपी जंचवाने का काम किया। उसी गोड्डा में एक प्राइवेट टीचर के घर में जेपीएससी की कॉपी उठ करके जाती है और वहाँ लोग जांचते हैं कॉपी, और वैसे लोगों से जो लॉ की कॉपी एक लॉयर जांचता है नया, और उससे रिजल्ट तैयार होता है। तो मेधा घोटाला तो वहाँ हुआ है, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार में आपने देखा जब से हमारी सरकार बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और गठबंधन की सरकार बनी है, तभी से 19 से लेकर के इस सरकार को कैसे गिराया जाए, इस सरकार को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को भेजने का काम किया गया, और लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल के अंदर भी बंद कराया गया। तो उसमें कुछ मामला तो आया नहीं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, बोला कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए भ्रष्टाचार की बात कहने वाले लोग ही आज तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जुटा करके रखे हैं, जो जनता देख रही है, समझ रही है। और जनता अब समझने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी दोनों में अंतर है। लेकिन घुसपैठ के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है इन दिनों, तो इस पर अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो घुसपैठ की बात कर रहे हैं। घुसपैठ कोई एक दिन में नहीं होता है मैडम, घुसपैठ करने में कई समय लगते हैं। और झारखंड का जो संथाल परगना का एरिया है, जहाँ लोग फोकस कर रहे हैं, वो संथाल परगना या पूरे झारखंड प्रदेश को आप कह सकती हैं कि वह किसी भी बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है। अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठ आएगा तो सबसे पहले उसको पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल से तब झारखंड में प्रवेश होगा, उधर आसाम के तरफ से होगा। आज असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ प्रभारी सह प्रभारी हैं चुनाव के, वो बोलते हैं किस तरह से असम के तरफ से आया झारखंड में, तो आपको रोकना चाहिए था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रोकना चाहिए था। और जो उपायुक्त ने जो निर्देश सरकार ने दिया था कि आप जांच करें कि कितने घुसपैठिए यहाँ हैं, उनका रिपोर्ट भी सामने आया। इसलिए ये केवल एजेंडा है उनका, और इस एजेंडे पर अब कोई उस इलाके का लोग भरोसा भी करने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कितनों जोर लगा ले, यहाँ कुछ उनका चलने वाला नहीं है, ये हम लोग मान करके चलते हैं। आप प्रेमनंदन जी, संताल पर बीजेपी का फोकस, आप भी संताल से ही आते हैं, तो ये जो संताल के 3 बड़े चेहरे हैं, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन, संताल के नहीं कोल्हान के हैं, लेकिन फिर संताल में उनका फोकस है इन दिनों, तो ये भी कयास लगाया जाने के शायद संताल से वो चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसे में क्या ये इंडी गठबंधन के लिए, क्या ये जेएमएम के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, या संताल को बचाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा? देखिए, चुनाव को हमेशा चुनौती के तौर पर ही स्वीकार करना चाहिए। आप कितना अच्छा काम करें नहीं करें, चुनाव को जब तक एक एक कार्यकर्ता चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, तब तक चुनाव नहीं जीता जाता है। ये हम लोगों का अपना अनुभव है। इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट्स का कुछ संभव नहीं है। लेकिन जिन चेहरे की बात आप कर रहे हैं, सीता सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, लोबिन हेम्ब्रम जी, तो उन लोगों से हमको लगता है बहुत कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं थोड़ा इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूं, चूँकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का फाउंडर मेंबरों में से रहा हूं। सबसे पहले आपको अगर कृष्णा मार्डी जी का नाम याद होगा, मार्डी गुट बना यहाँ, आपने देखा कि पूरे मार्डी गुट स्वतः समाप्त हो गया।
उसके बाद आपने सूरज मंडल जी जो शैडो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जैक के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी, वो जब पार्टी से अलग हुए वो भी धाराशाही हो गए। इस तरह कई नाम आपको मैं गिना सकता हूं, मैं आपका उतना वक्त नहीं लूँगा। उसी तरह से सीता सोरेन जी को बहुत मेहनत करके इन लोगों ने लाया, दुमका से टिकट बदलवा करके फिर उनको चुनाव लड़वाया गया। हसर क्या हुआ, ढाक के 3 पात हो गए। और मैं आपको बताऊंगा इन चेहरों के जाने के बाद भी, अब हमारे चंपई जी हम लोग हमेशा दादा कहते रहे हैं, हम लोग के सीनियर्स रहे हैं, उन लोगों के साथ कहीं न कहीं काम करने का मौका मिला है। मैं उनके प्रति कुछ बोलूं तो छोटी में वो बड़ी बात होगी, लेकिन वहाँ जा कर के उनको कुछ लाभ नहीं मिलना है और हमको लगता है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, उस समुद्र में डूब जाएंगे, कहीं पता भी नहीं चलेगा। कई मुद्दे लेकर अब प्रत्याशी पहुंचेंगे। प्रेम जी, आपको वहाँ के मतदाता क्यों चुने? वहाँ के मतदाता इसलिए चुनेंगे, कई प्रत्याशी आएंगे, प्रत्याशियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छा बोलने जानता होगा, लोगों वाक पाटुता हो सकती है उनमें, लेकिन हम लोगों ने पोड़ैया हाट मेरी जन्मभूमि है, पोड़ैया हाट मेरी कर्मभूमि है, पोड़ैया हाट में पूरा दिन बिताते हैं हम लोग। मेरा जो परिचय पोड़ैया हाट के लोगों के बीच में है, मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर के काम किया है। आज जब उस इलाके के गांव में जाएंगे तो हर जगह, हर गांव में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको कई विद्यार्थी मिलेंगे जो आज इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, कई अच्छे ओहदे पर हैं, व्यवसायी हैं। वो मेरे कहीं न कहीं विद्यार्थी रहे हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं काफ़ी एफर्ट्स, अपना जो एफर्ट्स है उसको भी मैं लगाता हूँ। यानी जो समाज सेवा आप करते रहे उसका फायदा मिलेगा। जी, आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर में बराबर किसी भी लोगों को रात बिरात कुछ होगा तो प्रेमनंदन कुमार वहाँ उपस्थित रहते हैं। इवन कि हमारे लोग, मैं टीम बना करके रांची लाते रहता हूँ लोगों को। रिम्स में हुआ, किसी प्राइवेट स्कूल में किसी डॉक्टर से प्रणाम करके, उनसे रिक्वेस्ट करके गरीब लोगों को मैं मदद करने का काम करता हूँ। दूसरा मेरा वो सबसे बड़ा काम रहा है। और तीसरा रहा है, मैंने उस इलाके में ट्राइब्स हैं और लोग हैं, शराब का भी चलन है। मैं शराब के लिए भी, शराब छोड़ने के लिए लोगों को मैंने आंदोलन चलाया उस इलाके में। आज तो मेरे पास नहीं है, मेरे कई अखबार के कतरन मैं आपको दिखाता, मेरा लेख निकलता तो वो आपको दिखाते। तो इन सारे क्षेत्रों में हम सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए हम एमएलए बने ना बने, प्रत्याशी बने ना बने, लेकिन उस इलाके के जन नेता के रूप में हैं और जब तक सांस रहेगा तब तक जन नेता के रूप में रहेंगे। चलिए, तो एक सच्चे नेता के रूप में, सच्चे जननायक के रूप में लोग वहाँ आपको मानते हैं। समाज सेवा भी करते हैं, शिक्षा की जगत में खास उपलब्धियाँ हैं आपकी। प्रेमनंदन जी, इस बार क्या दावेदारी है जेएमएम की, इंडी गठबंधन की, कितने सीटों पर जीत मिलेगी? ये तो मेरे स्तर की बात नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोगों के आदरणीय नेता हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन लोगों को तय करना है। और बड़े नेता जब एक साथ बैठेंगे तो फिर क्या सीट शेयरिंग होगा, कितने सीट पर लड़ेंगे, तभी वो बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई के रोल में है और सबसे ज़्यादा सीट पर, और पिछले 19 के चुनाव से भी ज़्यादा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। प्रेम जी, एक और आखिरी सवाल, मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार अपनी खूब पीठ थपथपा रही है, उसकी राशि भी बढ़ा दी गई है, 2500 रुपये अब हर महीने मिलेगा महिलाओं को। तो ये कितना कारगर साबित होगा, ये कितना आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज जब गांव में हम लोग जा रहे हैं, महिलाएं इतने खुश हैं, इतनी खुश हैं कि हम खुशी को किसी भी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसका फायदा मिलेगा? इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। और केवल ये महिला सम्मान योजना जो है ये ही नहीं है, आप लोगों के बीच में जाएं, बिजली बिल की माफ़ी जो हुई है, एक एक गांव में, परसों में रांची आ रहा था, उस शाम में एक मीटिंग एक गांव में हम कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि मेरे गांव से केवल 2.25 करोड़ रुपया, एक गांव में, छोटा सा एक कस्बा में 2.25 करोड़ रुपये की माफ़ी हुई है। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री,
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये आपका जा कर के मरांगोम के फेलोशिप योजना, मुख्यमंत्री एक्सलेंट स्कूल वाली योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने जन कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया है, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। इलाके की जनता काफ़ी खुश है और मैया सम्मान योजना का कितनों भी प्रशंसा करें वह कम पड़ेगा और वह वोट में परिवर्तित होगा, आने वाले चुनाव में दिखाई पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया प्रेम जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ पोड़ैयाहाट के संभावित प्रत्याशी प्रेमनंदन मंडल जी थे, जिन्होंने अपना विजन बताया कि क्यों वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, क्या विजन है और किन किन चीज़ों पर उनका फोकस होगा। फिलहाल अब पार्टी को तय करना है वहाँ से प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन पूरी दावेदारी है इनकी और क्षेत्र के जनता का साथ भी इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।